प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान के विद्युत के चुंबकीय प्रभाव नामक पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सीक्वेंस से वीडियो चलेगा, सहज सरल और आसान भाषा में प्रत्येक चीजें आपको बताई जाएंगी विथ लॉजिक। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सब कुछ सीक्वेंस से चलता आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने विद्युत धारा के नामक चैप्टर में यह पढ़ा कि जब आपका रुका हुआ रहेगा तब वह अपने चारों ओर विभव और विभवांतर उत्पन्न करेगा। जैसे आवेश चलना शुरू कर देगा तो वह क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत धारा। और जैसे ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी, जैसे ही चलना चालू करेगा, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को करना शुरू कर देगा। जैसे कि जैसे चलना शुरू किया, विद्युत धारा को उत्पन्न कर दिया। जैसे चलना शुरू किया, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर दिया। तो देखिए, ये इसका मैं आपको कांसेप्ट समझा रहा हूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए, ये क्या चीज है कि यदि विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबक को उत्पन्न किया जा सकता है, विद्युत के प्रवाह से या विद्युत से अगर हम चुंबक को उत्पन्न कर सकते हैं, तो क्या हम चुंबक से विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं का? तो मेरा उत्तर क्या होगा कि जी हां, कर सकता हूं। चुंबक से मैं विद्युत को उत्पन्न कर सकता हूं। यदि विद्युत से चुंबक को उत्पन्न किया जा सकता है तो चुंबक से भी विद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है, और इसी का एक क्रियाकलाप है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सबसे पहले मैं इसको एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूं। इसका जो सबसे पहला अध्ययन किए थे वे थे फैराडे। किसने अध्ययन किया था? फैराडे थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसका अध्ययन किया कि यदि विद्युत से चुंबक उत्पन्न किया जा सकता है तो क्या चुंबक से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। क्या देखिए, जब ये आपकी एक कुंडली है, इसमें मैंने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके रखा है। गैल्वेनोमीटर क्या है कि इसमें देखिए रीडिंग होती है। इसका जो कांटा होता है वह 0 पे होता है। 0 के इधर भी 1 2 3 4 होता है, 0 के इधर भी 1 2 3 4 होता है। अब देखिए क्या है कि इसमें अगर इस कुंडली में अगर थोड़ा सा भी धारा प्रवाहित होती है तो ये सुई विक्षेप दिखाना शुरू कर देगी, इधर या इधर। अगर धारा प्रवाहित होती है इस कुंडली में तो ये सुई परेशान होना शुरू कर देगी, इधर उधर डांस करना शुरू कर देगी ये कुंडली। अब देखिए इसके साथ क्या होता है, यदि मैं एक क्षण चुंबक को ला करके रखता हूं यहां पे, इसका ये N सिरा है और ये S सिरा है। अब देखिए, इसको अगर ला करके रख दिया यहां पर अगर हम ला करके इसको रख दिए, हम जानते हैं कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। यहां पर अगर रख दिए तो इस कुंडली से इसके चारों ओर क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र। अगर यहां पर चुंबक को इसके पास में ला करके रख दिए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं इसके बीच से होकर के गुजरेंगी। मान लेते हैं इसके बीच से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, 3 रेखाएं गुजर रही हैं। कुछ समय बाद देखेंगे ये चुंबक अस्थायी चुपचाप पड़ा हुआ है, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि इसमें से 3 ही रेखाएं गुजर रही हैं। यानी कि इसमें से अगर हम 2 दिन बाद भी देखते हैं तो 3 ही रेखाएं गुजरेंगी, क्योंकि ये क्या किया गया है? रखा गया है एक जगह पे। अब देखिए इसमें तो अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसमें कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होगी, और कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये सुई जैसे कि तैसी खड़ी रहेगी, कोई भी प्रकार की डांस नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं दिखाएगी। दूसरे में क्या होता है कि जब इसी चुंबक को, एक सिरा इसका N है और दूसरा सिरा इसका S है, जब इसको हम क्या करते हैं, जब इसके सापेक्ष गति कराते हैं। सापेक्ष गति का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, अगर 2 वस्तुएं आपकी गति कर रही हैं और दोनों की स्पीड समान है, 2 वस्तुएं अगर गति कर रही हैं और दोनों का स्पीड समान है तो वे दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर रही हैं। यदि ऐसा कंडीशन है कि एक वस्तु रखी हुई है और दूसरी वस्तु गति कर रही है तो वह कहलाती है सापेक्ष गति। तो यहां पे कुंडली जो है स्थिर रूप में रखी हुई है और चुंबक जो है हमारा क्या कर रहा है? चुंबक को हम गति कराएंगे, इसके A सिरे से B की ओर लेकर के जाएंगे। तो जब इससे A से B की ओर लेकर के जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो यहां से, जैसे इसमें बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी ना, तो इस कुंडली से 3 ही रेखाएं जा रही थी। अब जब इसको पास लेकर के हम जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये जब आगे बढ़ेगा तो यहां पे इसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में परिवर्तन होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में परिवर्तन
परिवर्तन होगा। और जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में परिवर्तन होता है तो हमें विद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है। फिर से एक बार कि यहाँ पे कोई चुंबक रखा हुआ था, तीन इसमें से तीन रेखाएं जा रही थी, तो तीन ही रेखाएं जा रही हैं, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि चुंबक को जब गति करा रहे हैं तो यहां पे जो ढेर सारी रेखाएं इधर उधर भी जा रही थी वह अब इधर इसी में जा रही हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या बढ़े तो भी कम हो तो भी मान में परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मान में परिवर्तन। परिवर्तन अगर बंद तो पूरा संसार बंद, अगर परिवर्तन चालू तो परिवर्तन चालू। परिवर्तन संसार का नियम है, ये कहा जाता है। हर वस्तु क्या क्या दिखाती है? परिवर्तन दिखाती है। उसी प्रकार से अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में के मान में परिवर्तन होगा तो धारा बहेगी, नहीं होगा तो नहीं बहेगी। तो चुंबक को अगर हम ए से बी की ओर ले जाते हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में परिवर्तन होता है और ये सुई अब विक्षेप दिखाती है और इस साइड में इसका विक्षेप आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला क्या हो, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है क्योंकि चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति हो रही है। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहां सापेक्ष गति लिखना अनिवार्य है कि इसके और इसके मध्य जब सापेक्ष गति होगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में परिवर्तन होगा और इसमें से धारा प्रवाहित होगी। इसका कंडीशन देख रहे हैं, जैसे यहाँ एन एस था, यहाँ पे अब हम यस को इधर कर रहे हैं, एन को इधर कर रहे हैं, यानी चुंबक की दिशा को बदल दे रहे हैं। जहां यहाँ एन था वहां अब यहाँ पे एन कर दिया, यहाँ पे एस था तो यहाँ पे अब एन सिरे को इधर लेकर के गए। अब हम मान लेते हैं कि इसको अस्थायी रूप से मैं रहने दिया तो एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती हैं और हम मान लिया कि ये चार रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र से होकर के जाती हैं और शेष रेखाएं इस कुंडली से होकर के नहीं जा रही हैं। ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। अब देखिए ये चुंबक रखा हुआ है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं अगर 10 हो जा रही है, 20 हो जा रही है, 50 हो जा रही है तो 50 ही जा रही है कंटिन्यू, उसके मान में परिवर्तन नहीं होता और नहीं हो रहा है और मान में परिवर्तन नहीं होने के कारण इसमें कोई भी विक्षेप देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका वही चुंबक है, यन सिरा यहां है और यस सिरा यहां है और इसी चुंबक को हम आगे की ओर लेकर के बढ़ रहे हैं। तो जब आगे की ओर लेकर के बढ़ेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में परिवर्तन होगा। ये रखा हुआ था इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था और यहाँ पे क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में परिवर्तन हो रहा है जब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति हो रही है तब। तो ये क्या करेगा, ये सुई परेशान होगी और इसमें देखिए हमने इसकी दिशा को चेंज किया था तो इसमें विद्युत धारा की भी दिशा चेंज हो जाएगी और जो विक्षेप पहले यहां आ रहा था वह विक्षेप अब यहां आएगा। तो देखिए इसमें क्या था, जो आपके ये थे फैराडे, वैज्ञानिक फैराडे थे, उन्होंने एक कुंडली को चुंबक से गुजार करके सभी तरफ से देखा तो उन्होंने 3-4 निष्कर्ष निकला कि जब चुंबक अगर रुका हुआ है तो उसमें से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। चुंबक जब चलेगा, चुंबक और कुंडली के मध्य जब सापेक्ष गति होगी तो इसमें विद्युत धारा हमें देखने को मिलेगी। चुंबक की दिशा परिवर्तन करने पर विद्युत धारा की भी दिशा परिवर्तन हो जाएगी। यही आपका 3-4 फैराडे के निष्कर्ष है, जिसमें से अब हम इसको परिभाषित करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। तो देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं कि जब कुंडली और चुंबक को एक दूसरे के सापेक्ष गति करा रहे हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण इसमें विद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है। कुंडली में विद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है और विद्युत की यह घटना, विद्युत और चुंबक की यह घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर से एक बार कि जब कभी हम कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराते हैं तो उनके चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण हमें उस कुंडली में प्राप्त क्या मिलती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है और विद्युत और चुंबक की यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो मैंने 100% लॉजिकल इसको समझाया है। अब आगे हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम।
तो देखिए अब हम पढ़ेंगे डायनमो या विद्युत जनित्र। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। मैं इसको भी पूरे 100% लॉजिक के साथ समझाऊंगा। इसको समझने से पहले हम समझेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था उसमें हम लोग 3 उंगली को काम में लेते थे, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम तीनों उंगली को काम लेते हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। देखिए इसमें भी क्या होता है कि जैसे इन तीनों उंगलियों को मैंने बाएं हाथ के नियम में जब सीखा था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जब हम लोगों ने सीखे थे तो उसमें भी हम क्या करते थे, इन तीनों उंगलियों को एक दूसरे के समांतर करते थे, एक दूसरे से। जैसे इनके बीच में कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री, इनके बीच में कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमको अपने दाहिने हाथ के, सीधे हाथ की उंगलियों को फैलाना है कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों क्या हो, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे से समकोण पर हो। कैसे हो, समकोण पर, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो जो अंगूठा होगा वह बताएगा बल की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा। यानी कि अंगूठे को यदि हम बल की दिशा में कर लें और तर्जनी को यदि हम कर दें चुंबकीय क्षेत्र के, वहां भी चुंबकीय क्षेत्र के ही दिशा में हम तर्जनी को करते थे, तो कोई बदलाव नहीं है। यहां भी हमको करना है चुंबकीय क्षेत्र में। तो तर्जनी को करना है चुंबकीय क्षेत्र में। जो आपकी मध्यमा होगी वह बताएगी धारा की दिशा। क्या बताएगी, धारा की दिशा। यानी कि हमको अपने दाहिने हाथ के, सीधे हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से फैलाना है, बल के दिशा में अंगूठे को करना है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में करना है तर्जनी को। तो ये आपकी मध्यमा जो है वह बताएगी किसकी दिशा, धारा की दिशा। यही है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये आपका था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आइए अब समझते हैं कि डायनमो या विद्युत जनित्र क्या चीज है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डायनमो या विद्युत जनित्र, इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहते हैं। तो हम पहले ये जान लें कि विद्युत जनित्र का काम क्या है। तो देखिए जो आपका विद्युत मोटर था वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता था। यानी कि अगर हम उसको विद्युत दे देते थे तो वह चीजों को घुमा देता था। क्या काम था, विद्युत मोटर का काम क्या था कि यदि हम उसको विद्युत दे देते थे तो वह हमारी चीजों को, किसी भी वस्तुओं को क्या करता था, घुमा देता था। और इसका जो कार्य विधि है उसके जस्ट विपरीत है। यह क्या करता है, हम उसको अगर यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यानी कि उसको किसी भी तरह से घुमा देते हैं, तो वह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी कि उसको, वह जो आपका विद्युत जनित्र है, डायनमो जो है, वह क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि किसी भी प्रकार से यदि हम उसको यांत्रिक ऊर्जा दे दें, उसको घुमा दें, तो वह उसको किस में परिवर्तित कर देगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। यानी जब उसको घुमाया जाएगा तो वह क्या करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा। तो आइए इसके कार्यविधि को समझते हैं और इसकी संरचना को समझते हैं। तो देखिए जो आपका डायनमो है उसमें 2 आपके चुंबक लगे होते हैं, शक्तिशाली चुंबक, जैसे कि विद्युत मोटर में लगे होते थे। देखिए ये आपका N है और एक चुंबक आपका इस प्रकार से है जो कि क्या है, S है। N और S 2 शक्तिशाली चुंबक रखे होते हैं जिनके बीच में एक आयताकार कुंडली लगी होती है। क्या लगी होती है, आयताकार कुंडली, जिस प्रकार से उसमें लगी हुई थी A, B, C और D। आयताकार कुंडली इस प्रकार से रखी हुई है। और इसको देखिए एक प्रकार का, यहाँ जो नीचे हम जोड़ते हैं, ये यहाँ पे एक वाल लगे होते हैं। वाल कैसा लगा होता है, जैसे ये इस तरह से जुड़ा होता है और ये आके एक वाल यहाँ लगा होता है। और यहाँ पे देखिए कापर का बूस लगे होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, तार को निकाल लेते हैं। तार यहाँ से ऐसे ले जाते हैं और एक बूस यहाँ पे लगा होता है जिससे तार को हम यहाँ निकाल लेते हैं और यहाँ पे ला करके एक बल्ब लगा देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे बल्ब क्यों लगाए हैं, हम बल्ब इसलिए लगाए हैं कि इस कुंडली को जब हम किसी प्रकार से घुमा देंगे तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं, यानी कि ये कुंडली विद्युत उत्पन्न करेगी कि नहीं। तो ये 2 शक्तिशाली चुंबक इस प्रकार से रखे होते हैं, उनके बीच में एक आयताकार कुंडली ABCD रखी होती है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 वलय लगे होते हैं, 2 मतलब ये कटोरी टाइप के लगे होते हैं और इसमें जो कुंडली का ये वाला सिरा है घूम सकता है स्वतंत्रता पूर्वक। ये आपका वलय है जिसमें कुंडली का ये वाला सिरा स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से घूम सकता है।
तो अब देखिए ये क्या होता है कि इस कुंडली को यदि हम इस दिशा में अगर घुमा देते हैं, देखिए इसको हमें यांत्रिक ऊर्जा देना है यानी घुमाना है, और यह क्या बनाएगा, विद्युत। इसको घुमाया जाएगा तो विद्युत बनाएगा। विद्युत मोटर जस्ट इसका उल्टा है, उसको विद्युत दे दिया जा रहा था तो वह घुमाता था, और इसको घुमाया जाएगा तो यह क्या बनाएगा, विद्युत बनाएगा। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसको देखिए हम इस दिशा में घुमाएंगे, यानी कि जो एडी है उस पे इधर बल लगेगा अंदर की ओर। एडी पर किस प्रकार से बल लगेगा, अंदर की ओर, और जो आपका बीसी है उस पर बल लगेगा बाहर की ओर। अब देखिए जब एक पर अंदर की ओर बल लगेगा और दूसरा बाहर की ओर बल लगेगा तो कुंडली हमारी इस प्रकार से घूमना शुरू कर देगी। अब देखिए होता क्या है इसमें, जब ये अंदर की ओर इस तरह से घुमाई जाती है तो ये वाला एडी वाला जो हिस्सा है अंदर की ओर जाता होगा और बीसी वाला हिस्सा बाहर की ओर आता होगा। अब हम यहां पे लगाएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहां पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अगर नियम लगाएंगे तो बल की दिशा में हमें क्या करना होता है, अंगूठे को सीधे हाथ के, तो अंगूठा इस पर बल की दिशा, इसको अंदर की ओर ऐसे घूम रही है तो ये एडी जो सिरा है वह अंदर की ओर जा रहा है। बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर। बल की दिशा में हम अंगूठे को अंदर की ओर कर लिए, एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र की ओर तर्जनी को करते हैं। एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी को हम इधर करते हैं। मध्यमा नीचे आ रही है, मध्यमा क्या दिखाती है, धारा की दिशा को। अगर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि अंगूठे को बल की दिशा में, यानी इसका बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर, तो अंगूठे को यदि बल की दिशा में कर दें और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तर्जनी को इधर किया, अंगूठे को इधर किया, अंगूठे को इधर किया, मध्यमा कहां आ रहा है, नीचे की ओर, यानी इस पर जो विद्युत धारा की दिशा होगी वह कहां होगी, नीचे की ओर। यानी इस तरह से विद्युत धारा आएगी और इसमें प्रवाह होकर के ऐसे जाएगी, और इधर अगर देखा जाए बल किधर आ रहा है, बाहर की ओर। ये बाहर की ओर सिरा आ रहा है, तो ये जब बाहर की ओर आएगा तो अंगूठा बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर। बल की दिशा में अंगूठा तर्जनी किधर घुमाया जाएगा, बल की दिशा में अंगूठा, और तर्जनी को किया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो तर्जनी की दिशा उधर हुई, मध्यमा की दिशा ऊपर आ रही है तो ऊपर की ओर इसमें होगा आपका धारा की दिशा। तो इसमें धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी, यानी यहां पे धारा कैसे होगी, इस तरह से प्रवाहित हो जाएगी इस कुंडली में धारा। अब देखिए यहां पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम ये देख रहे हैं कि कुंडली में धारा हमारी प्रवाहित होने लगी है। अब इसको मैं मिटाता हूं, फिर इसके अगले स्टेप को करूंगा। जैसे एक राउंड घूमकर, एक नहीं आधा चक्कर जब घूमकर ये CB वाला हिस्सा यहां पे आ जाएगा और DC वाला हिस्सा यहां पे आ जाएगा, तब क्या होता है, तो मैं उसको रफ करूंगा। फिर इसी का अगला प्रीपोजिशन आपको बताऊंगा कि ये वाला सिरा आधा चक्कर जब लगाता है, एक चक्कर लगाएगा तो पुनः इसी स्थिति में हो जाएगा, आधा चक्कर जब लगाता है तब इसके साथ क्या होता है, तो मैं उसको यहां पर देखिए सब कुछ वही है, बस ये जो आपका BC वाला जो हिस्सा था इस पर इधर की ओर बल लग रहा है, तो ये आधा चक्कर के बाद घूम करके यहां आ जा रहा है, यानी BC जो पहले यहां था अब इस तरह से इसको बल लगा तो ये आपका घूम करके यहां आ गया, और जो आपका AD था यह नीचे के तरफ से घूमता हुआ यहां चला गया। आधा चक्कर की बात कर रहे हैं, यानी ऐसे आ गया है। ये आपका BC है, ये आपका AD है, ऐसे घूम रहा है, तो AD जो आपका यहां था पहले वह आपका AD यहां आ गया, BC जो यहां था वह आपका BC यहां आ गया, बाकी सब कुछ वही है। यहां पे क्या होगा, देखिए ये जो वलय है इसमें इसका जो सिरा है ये आराम से घूम सकता है, तो जो पहले यहां था अगर ये पूरा चक्कर लगाता, ये सिरा जो पहले यहां बंधा था इसमें ये आसानी से घूम सकता है स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये सिरा जो अब यहां था एक चक्कर अगर इसमें लगाता, एक कुंडली एक चक्कर लगाती तो फिर से यहीं पे पहुंच के आ जाता, लेकिन आधा चक्कर लगाई है तो यहां से अब यह सिरा यहां पे आ जाएगा। जो सिरा पहले यहां पे था, जो सिरा पहले यहां पे था आधा चक्कर में वह कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो सिरा इसका यहां पर है, आधा एक चक्कर पूरा लगाता तो यहीं पे आ जाता, आधा चक्कर इसका लगाएगा तो अब वह सिरा यहां पे आ जाएगा, यानी वह सिरा अब यहां पर आ जाएगा। तो बस इसमें इतना सा ही चेंजिंग हुआ है, इसमें बल अंदर की ओर बल वही लगेगा। ये कुंडली चूंकि किधर से घूम रही है, इधर की ओर, तो इस पर यानी कि ये वाला सिरा अंदर जा रहा है, CB अंदर जा रहा है इस प्रकार से, और AD बाहर आ रहा है ऐसे। AD कहां जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो AD पर बल इस प्रकार से लग रहा है, CB पर बल अंदर की ओर लग रहा है। अब फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगाते हैं
कि बल के दिशा में अंगूठा तर्जनी को फैलाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा N से S की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर उधर है, तो अंगूठा बल की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा आ रही है नीचे की ओर, धारा कहां बहेगी? नीचे की ओर। यहां देखते हैं बल बाहर की ओर आ रहा है, बल की दिशा में अंगूठा तर्जनी को फैलाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा कहां आ रही है? ऊपर, तो यहां बल की दिशा कहां हो जाएगी? आपके ऊपर। अब देखिए इसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रही है? इस तरह से, यानी इसमें धारा ऐसे जा रही है, अब धारा आपकी इस प्रकार से बह रही है, अब धारा आपकी इस प्रकार से ऐसे बहते हुई ऐसे जा रही है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, पहले धारा इस तरह से बह रही थी, अब दूसरे राउंड में धारा इस तरह से बह रही है। यही है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, जो कि हर एक मतलब एक निश्चित समय में जो अपने दिशा को परिवर्तित कर लेती है वह कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। और ये रहा आपके प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत। अब देखिए ये जब दिशा बार बार परिवर्तित करती रहती है तो इस वलय के अंदर ये जो आपकी कुंडली है यह निरंतर घूमती रहती है। क्या करती है? यही क्रिया बार बार होती रहती है और ये कुंडली निरंतर घूमती रहती है। और जो धारा, जो आपका विद्युत, ऐसा विद्युत धारा जो कि समय के साथ, एक निश्चित समय के साथ अपने दिशा में परिवर्तन कर ले, पहले इसकी दिशा इधर से थी, अब इसकी दिशा किधर हो गई? इस साइड से हो गई, तो अब जो अपनी दिशा में परिवर्तन कर ले वह कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। और यह बार बार दिशा में परिवर्तन होने के कारण यह क्या करती है? कुंडली घूमती है। और जब कुंडली यहां घूमती है तो यहां पे क्या देखने को मिलता है? बल्ब जल जाता है, यानी विद्युत देखने को मिलता है और विद्युत हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा आपका डायनमो के विद्युत जनित्र का सिद्धांत। इसमें उपकरण की चर्चा आप कर लेंगे और इसके सिद्धांत को लिख लेंगे और इसके कार्यविधि को लिख लेंगे। तो ये जो जितना कुछ बताया गया इसका प्रॉपर नोट्स आपको अगले स्लाइड में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये पार्ट इस तरह से समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।